नेपाल के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश बिहार के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई। बारिश की वजह से नेपाल से बिहार में आने वाली गंडक नदी उफान पर, बाकी नदियों के उफान पर आने से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिसकी सबसे डरा देने वाली तस्वीर बगहा से सामने आई। वहां बारिश के बाद एक सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई और उसे पार करने की कोशिश में एक कार उस सैलाब में फंस गई। उस कार में 5 लोग सवार थे जो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर खड़े हो गए। जब बचने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन 5 में 2 लोगों ने गाड़ी से पानी में छलांग लगा दी। वो दोनों किसी तरह तैर कर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन बाकी बचे 3 लोग बहुत देर तक सैलाब में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताया गया कि जब उन लोगों को भी बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो भी पानी में कूद गए और पानी के तेज बहाव में हाथ पैर मारने के लिए किसी तरह किनारे तक पहुंचे। गंडक नदी के सैलाब ने बगहा के बाकी कई इलाकों में भी तबाही मचाई और वहां एसएसबी के जवानों का एक कैंप भी डूब गया, जिसके बाद सभी जवान उस कैंप को छोड़कर दूसरे कैंप की तरफ रवाना हो गए। वहां से निकलने के कुछ ही देर बाद उन जवानों के सामने करीब 4 फीट तक पानी में डूब चुके रास्ते को पार करने की चुनौती खड़ी हो गई। जवानों ने अपना जरूरी सामान और हथियार संभाले, फिर कमर तक पानी में डूबकर बड़ी सावधानी से उस रास्ते को पार किया। कैसी स्थिति है वहाँ अंदर? अंदर का स्थिति लगभग 4-4.5 फीट पानी है। कुछ जवान इन मुश्किल हालात में भी नंगे पैर ही रास्ते को पार करते नजर आए। यहाँ पे सड़कें जो है वो कटी हुई है और डूब कर यहाँ से अपने एक दूसरे पोस्ट पर जाना पड़ रहा है। बताया गया कि दूसरे कैंप तक पहुँचने से पहले उनके सामने इस तरह की कई चुनौतियां आईं। लेकिन उन जवानों ने हर चुनौती का बखूबी सामना किया। गंडक नदी के उस उफान की सबसे बड़ी वजह नेपाल में हो रही भारी बारिश है, जिससे नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई और उसका पानी किनारों को तोड़कर गांवों में घुस गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से बेतिया के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बने बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए और वहां से करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मात्रा में छोड़ा गया पानी। बैराज के गेट खोलने के साथ ही गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया जिलों को अलर्ट कर दिया गया ताकि वहां बाढ़ जैसे हालात बनने पर लोग वक्त रहते सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल जाएं। हालांकि बेतिया में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद भी कई लोगों ने अपने ठिकाने नहीं छोड़े, जबकि वहां कई रिहायशी इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। यानी न तो लोगों के मकान पानी से बच पाए और न ही दुकानें। भारी बारिश के बाद नदियों का पानी शहर में घुसा तो उसने वहां के पुलिस थाने में भी धावा बोल दिया। ऐसा लगा जैसे वो पुलिस थाना किसी तालाब के बीचों बीच बना हो। पुलिस थाने के कमरों में भी 1 फुट पानी जमा हो गया। पुलिसकर्मी भी इसी उधेड़-बुन में फंसे रहे कि खुद को बचाएं या अपने सामान को। बेतिया के अलावा महाराजगंज में भी नदियों के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया। वहां भी कई रास्ते पानी में बह गए। छपरा में भी गंडक नदी के उफान से लोग दहशत में आ गए। सुबह से लगभग 15 फीट कट चुका है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई कि अगले 48 घंटे तक बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी पर कुछ कुत्तों के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने का आरोप लगा। इस बाइक सवार की हरकत से वहां सड़क पर बैठे 2 कुत्तों की मौत हो गई, जिन्हें इसने बड़ी बेरहमी से कुचला था। बाइक पर सवार इस आदमी ने पहले सड़क के बीच खड़े कुत्ते को अपना निशाना बनाया और उसे रौंदता हुआ तेजी से निकल गया। दर्द की वजह से वो घायल कुत्ता बीच सड़क पर काफी देर तक छटपटाता रहा। इस बीच दूसरे कुत्ते भी वहां जमा हो गए, लेकिन तभी ये बाइक सवार फिर उन्हें निशाना बनाता हुआ वहां से गुजरा। बताया गया कि बाइक से कुचले जाने की वजह से 2 कुत्तों की मौत हो गई, जबकि आरोपी वहां से फरार हो गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में नौकरी पाने के लिए बनाए गए कानून के विरोध में युवाओं ने इमरान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के लिए बने इस कानून का फायदा इमरान खान की पार्टी के समर्थकों को ही मिल रहा है, जिसके खिलाफ सैकड़ों युवाओं ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इमरान सरकार पर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप लगाकर मुजफ्फराबाद की सड़कों पर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं और उन्होंने भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाए। नौकरी की मांग कर रहे युवाओं ने अपनी आवाज इमरान सरकार तक पहुंचाने के लिए पोस्टरों का भी सहारा लिया। इन पोस्टरों के जरिए उन्होंने सरकार से इस नए कानून को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगें जल्दी नहीं मानी गईं तो वो इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे। इस काले कानून को अदालत से भी खत्म करवाएंगे। युवाओं के इस प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल सकी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से
रोंगटे खड़े करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां अफेयर के शक में एक लड़की को बीच रास्ते में पकड़कर जमकर पीटा गया। इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी उस लड़के को इतनी बेरहमी से पीटता दिखा जैसे उसमें दिल ही ना हो। दिल तो उस शख्स का भी नहीं पसीजा जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया। और कर जो है? इससे पहले उन आरोपियों ने उस लड़के के दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया और फिर मारपीट शुरू की। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन आरोपियों ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। मारपीट करने वाला शख्स लगातार उसकी डंडे से पिटाई करता रहा। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिस पर उस आदमी ने वार न किया हो। उसने सबसे ज्यादा उस लड़के के पैरों पर मारा, कभी घुटने, कभी तिल्लियां तो कभी तलवे। एक पल ऐसा आया जब पीड़ित की हिम्मत जवाब दे गई। दर्द से कराहरा वो लड़का उनसे मिन्नतें करता दिखा कि वो उसे छोड़ दें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। वहां एक दिन पहले हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद उनके परिवार वालों और इलाके के दूसरे लोगों ने शवों को हाईवे पर रखकर जैम लगा दिया। यही नहीं, जब पुलिस उन्हें वहां से हटाने पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बुरी तरह भड़के लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर पथराव शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ पुलिस वाले जान बचाकर भागते नजर आए। कई पुलिस वालों को चोट भी आई। हंगामे में महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं रहे। कुछ महिलाएं भी लाठी लेकर पुलिस वालों की तरफ बढ़ती नजर आईं। हालात बेकाबू होते देख भारी तादाद में पुलिस वालों को वहां भेजा गया। इन पुलिस वालों ने वहां पहुंचते ही मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जो भी पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी जमकर पिटाई की गई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने हाईवे को खाली करा दिया। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। सचिन पायलट ने देर रात अपने समर्थकों के साथ अहम बैठक की। बताया गया कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पायलट समर्थक विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने मांग की कि जिन लोगों ने मुश्किल में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए खून पसीना बहाया, उन्हें सम्मान दिया जाए। उन्होंने आलाकमान पर भरोसा जताया कि वो मुद्दों का समाधान करेगा। महीनों से अशांति का आतंक झेल रहे पूर्वी यरूशलेम में इजरायल के कट्टर यहूदियों ने मार्च निकालकर वहां भड़की आग में घी डालने का काम किया। पूर्वी यरूशलेम में मचा बवाल ही पिछले महीने गाजा पट्टी में हमास और इजरायल के बीच जंग की वजह बना था। उस युद्ध पर तो विराम लग गया, लेकिन जमीन पर हालात नहीं सुधरे और हजारों यहूदियों का जत्था फिलिस्तीनियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए पूर्वी यरूशलेम पहुंच गया। हाथों में इजरायल के झंडे थामकर यहूदी विवादित जमीन पर अपना दावा ठोकते नजर आए और पूरे जोश के साथ नाचते झूमते दिखे। लेकिन यरूशलेम में इजरायल के झंडे लहराते देख फिलिस्तीन के लोगों का खून खौल उठा। जवाब में उन्होंने भी अपना झंडा लहराना शुरू कर दिया। लेकिन फिलिस्तीन का झंडा देखते ही इजरायल की पुलिस का एक जवान उसे झपटने के लिए दौड़ पड़ा। वो महिला प्रदर्शनकारी तक से 2-2 हाथ करने के मूड में दिखा। इसके बाद तो यहूदी और फिलिस्तीनी आमने सामने आ गए। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से तीखी बहस में उलझे नजर आए। हालांकि यहूदी बिना किसी दिक्कत के मार्च निकाल पाए, इसके लिए इजरायल की पुलिस ने पूरे इलाके को एक तरह से किले में बदल दिया। फिलिस्तीन के लोगों को मार्च वाली जगह तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इलाके में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। फिलिस्तीन के लोगों पर रबर की गोलियां भी दागी गई। यहां तक कि इलाके में पुलिस की असली गोलियों की गूंज भी सुनाई दी। इजरायल की पुलिस ने फिलिस्तीन के लोगों को रोकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर तो पुलिस ने फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। कई फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। असल में पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों का यह मार्च निकलना था पिछले महीने यरूशलेम डे के मौके पर। 1967 में 6 दिन की जंग के बाद इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तभी से इजरायल हर साल उस जीत के जश्न के नाम पर यरूशलेम डे मनाता है और उसी दिन यरूशलेम में फ्लैग मार्च निकलता है। इस बार 10 मई को यहूदियों ने मार्च निकाला जरूर, लेकिन शुरू होने के कुछ मिनटों के अंदर ही उसे रद्द करना पड़ा, क्योंकि गाजा पट्टी से चरमपंथी संगठन हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए और युद्ध छिड़ गया। इसलिए जंग थमने के बाद अब दोबारा मार्च निकाला गया।
लेकिन पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों के इस मार्च ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक नई जंग की चिंगारी भड़का दी, क्योंकि फ्लैग मार्च शुरू होने से पहले ही गाजा पट्टी में इजराइल को जवाब देने की कोशिश शुरू हो गई। और वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ नकाबपोश फिलिस्तीनी इजराइल पर हमले की तैयारी करते नजर आए। हमले के लिए उन्होंने कोई आम बम नहीं बल्कि गुब्बारा बम अपने हथियार बना लिए। उन्होंने विस्फोटकों से लैस गुब्बारों में गैस भरी और उन्हें जलती कागज की सुतली से जोड़कर इजराइल की तरफ उड़ा दिया, ताकि गुब्बारे में भरा बारूद सुलग उठे और भारी तबाही मचाए। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें दक्षिणी इजराइल के खेत और जंगल जलते नजर आए। इजराइल का दावा है कि उसके यहाँ कम से कम 20 जगहों पर आग लगी और माना जा रहा है कि इजराइल में भड़की ये आग गाजा की तरफ से छोड़े गए बारूदी गुब्बारों का ही नतीजा था। अब हमला इजराइल पर हुआ तो वो वहां चुपचाप बैठने वाला कहां था। बदला लेने के लिए इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी सामने आई तस्वीरों में इजराइल के हवाई जहाज रात के अंधेरे में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाते दिखे। इजराइल के वार को देखकर पिछले महीने 11 दिनों तक चली जंग की तस्वीरें जहन में ताजा हो गई। इसके बाद जब सूरज उगा तो हमास का ठिकाना खंडहर बना नजर आया। इजराइल के हमले में वो मिट्टी में मिल गया, उसकी इमारत की दीवारें ढह गईं और सारा सामान तहस नहस पड़ा मिला। सीबीएसई, आईसीएसई समेत तमाम राज्यों के बोर्ड 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किस तरह करेंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस संबंध में कोर्ट में अर्जी दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछले दिनों तमाम केंद्रीय और राज्यों के बोर्ड ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा कई राज्यों में 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, गोवा, गुजरात शामिल हैं। मुंबई में झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि बारिश का पानी कई जगहों पर भर गया। वैसे तो अनुमान था कि एक दिन बाद वहां बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और समय से पहले ही बारिश होने लगी। जिन इलाकों में लोग सबसे ज्यादा परेशान हुए उनमें बांद्रा, महिम और दादर शामिल हैं। जहां बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब जैसी दिखने लगी। गाड़ियां हों या बस या फिर मोटरसाइकिल, सभी को इससे गुजरना पड़ा। वैसे ये बारिश मुंबई में कुछ दिन पहले आई बारिश से कम थी, लेकिन हालात बिल्कुल पहले जैसे दिखे और पानी की वजह से सड़कें नजर तक नहीं आई। जिसके बाद मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने बारिश का पानी निकालने के लिए सूअर का ढक्कन खोल दिया। अगर तस्वीरें दिखाएं इस तरफ की, तो यहाँ पर देखिए बीएमसी ने जो गटर का ढक्कन था उसे खोल दिया है, वहाँ पर डेंजर का बोर्ड लगा दिया है। इन इलाकों में भरे पानी को निकालने के लिए बीएमसी ने पंप का भी इस्तेमाल किया। मौसम विभाग ने मुंबई में दोपहर के बाद हाई टाइड आने का अनुमान लगाया था, लेकिन इससे पहले ही वहां खूब बारिश हुई और जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। यही नहीं, अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया, यानी कि अगले 2 दिन तक मुंबई के लोगों को इन्हीं मुश्किलों से जूझना पड़ सकता है। क्योंकि इन इलाकों में बारिश का पानी भरने से केवल सड़कें ही नदी जैसे नहीं लगने लगी, बल्कि वहां लंबा जैम भी लग गया और गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आईं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। वहां सुबह सुबह लगा जैम देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियों में सवार लोग शाम से पहले अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने वाले। हालांकि इस बीच बीएमसी ने पूरी कोशिश की कि लोगों की दिक्कत कम की जा सके, लेकिन बारिश के आगे सभी बेहाल दिखे। क्योंकि बारिश ने मुंबई का फिर से वही हाल किया जो हमेशा से होता आया है। इस बीच रेलवे ने मुंबई में ड्रोन के जरिए नालों पर नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि बीते कई साल से मानसून के मौसम में नालों का पानी ट्रेन की पटरियों पर भर जाता था, जिससे निपटने के लिए इस बार पश्चिम रेलवे ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और उनसे उन नालों पर नजर रखनी शुरू कर दी जिनका पानी ट्रेन की पटरियों पर भरता था। इस कोशिश का फायदा भी हो रहा है, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि नाला भर गया है उसे साफ करवा दिया जाता है। जो हमारा वाटरवे है उसको हम एंड टू एंड मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा फ्लो कहाँ से हो रहा है, अगर कहीं चोकिंग हो रही है तो कहाँ पे चोकिंग हो रही है। इस काम में पश्चिम रेलवे को मुंबई महानगर पालिका का भी पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि रेलवे परिसर के आसपास के नालों की साफ सफाई की जिम्मेदारी बीएमसी की है। और जैसे ही पश्चिम रेलवे को ड्रोन की मदद से पता चलता है कि नाले भर रहे हैं, ये जानकारी मुंबई महानगर पालिका को दे दी जाती है, जिसके बाद उनमें भरे पानी को निकालने का इंतजाम किया जाता है। यही नहीं, ड्रोन की वजह से आसपास के लोग रेलवे परिसर में कचरा फेंकने से डर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस पहल की वजह से जब पिछले हफ्ते मूसलाधार बारिश में मध्य रेलवे और सड़कों पर ट्रैफिक ठप पड़ गया था, तब भी पश्चिम रेलवे की पटरियों पर ट्रेनें दौड़ रही थी, क्योंकि ड्रोन के जरिए पश्चिम रेलवे बोरीवली और विरार सेक्शन पर नजर रखता है। बारिश के दौरान सबसे ज्यादा पानी भरने का खतरा इन्हीं 2 सेक्शन में रहता है। इसके लिए 2 टीमें भी बनाई गई।
बिहार से बड़ी खबर आ रही है। पटना में आज एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बैठक कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के घर पर होगी। वहीं चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बिहार एलजेपी का अध्यक्ष बनाया है। अब तक राजू तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष थे। राजू तिवारी को प्रिंस राज की जगह बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है। इटली के सिसिली से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां माउंट इतना ज्वालामुखी से एक बार फिर लावे का फव्वारा निकलता दिखा। यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में एक माउंट इतना में पिछले कुछ महीनों में कई धमाके हो चुके हैं। लेकिन इस बार के धमाके के साथ ये ज्वालामुखी काफी तेजी से खौलता हुआ लावा फेंकता नजर आया, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सामने आई तस्वीरों में रात के अंधेरे में इससे आग की लपटों के साथ चिंगारी भी निकलती दिखी। साथ ही ज्वालामुखी से उठते घने धुएं से पूरा आसमान लाल नजर आया। वहीं इससे निकलता लावा कई फीट ऊपर की तरफ उठता दिखा, जो कुछ किलोमीटर दूर शहर के रिहायशी इलाकों से भी साफ नजर आया। बिहार में चाचा और भतीजे में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। चिराग पासवान ने चाचा के खिलाफ हुंकार भरते हुए खुद को शेर का बेटा बताया, तो चाचा पशुपति पारस ने उन्हें तानाशाह करार दे दिया। लोक जनशक्ति पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई के लिए चाचा भतीजे के बीच जंग जारी है। यह लड़ाई दिल्ली से पटना तक लड़ी जा रही है। पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं और अब उनका अगला निशाना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है। लेकिन चिराग हाथ से निकल चुकी बाजी को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त पशुपति कुमार पारस पटना जाने की तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में सियासी घमासान मचा था। पारस के घर के बाहर युवा एलजेपी के कार्यकर्ता चिराग के पक्ष में और पारस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इन कार्यकर्ताओं ने चिराग को पद से हटाने के तरीके को असंवैधानिक करार दिया। खुद चिराग ने भी जब इस मुद्दे पर पहली बार मीडिया से बात की तो यही दावा किया कि अब भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ दो परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन चिराग के दावे से अलग पारस ने अपने फैसले को पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उठाया गया कदम बताया और दावा किया कि चिराग ने 5 सांसदों को पार्टी से बाहर करने का जो फरमान जारी किया वो गलत है। बहुमत हमारे पक्ष में है, चिराग पासवान जी के पक्ष में बहुमत नहीं है। वो बहुमत खो चुके हैं, इसलिए पार्टी जो है वो अब चिराग पासवान के अंदर में नहीं है। वो जो कल पार्टी से हम लोगों को 5 सदस्य को निकाल दिए हैं वो गैर संवैधानिक। दिल्ली में पारस के घर के बाहर कुछ देर प्रदर्शन होता रहा और जब प्रदर्शनकारियों ने जगह बदली तो वो चिराग पासवान के घर के बाहर पहुंचकर उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे। चिराग पासवान के घर के बाहर जमा युवा एलजेपी के कार्यकर्ताओं को कुछ ही देर में दिल्ली प्रदेश युवा एलजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ मिला और नारेबाजी पहले से ज्यादा तेज हो गई। कार्यकर्ता चिराग के जयकारे के साथ ही पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के नाम से नारे लगाते दिखे। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 रामविलास पासवान हमारे। बाहर नारेबाजी हो रही थी और अंदर चिराग अगली रणनीति बनाने में जुटे थे। बदले हालात में चिराग की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस के साथ ही सीमा सशस्त्र बल के जवान तैनात कर दिए गए। इस बीच चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी भेजी जिसमें लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल का खुद को नेता बनाने की मांग की। चिराग ने इस चिट्ठी के जरिए स्पीकर से पशुपति कुमार पारस को नेता बनाने के फैसले की समीक्षा की मांग की। यही नहीं, पूरे विवाद के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए चिराग ने कहा कि उनके चाचा को गलत तरीके से संसदीय दल का नेता चुना गया। अगर पारस बोलते तो वो उन्हें ये पद दे देते। पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना, भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। पशुपति कुमार पारस एक के बाद एक सदी चाल चल रहे हैं। पार्टी संसदीय दल के नेता के पद पर काबिज होने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से भी अपने खेमे को
असली एलजेपी के तौर पे मान्यता देने की मांग की है, लेकिन तकनीकी तौर पे अध्यक्ष अभी भी चिराग पासवान है और चिराग पारस के फैसलों की काट तलाशने में जुटे हुए हैं। पारस को चिराग के अगले कदमों का अंदाजा है। यही वजह है कि उनकी नजर अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है। एक दिन पहले पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर उनके नाम की जो तख्ती दिखी थी, उससे उनकी रणनीति का खुलासा हो गया था। उसी रणनीति को अंजाम देने के लिए पारस पटना पहुंचते उससे पहले ही पार्टी दफ्तर पर गाजे बाजे का इंतजाम हो चुका था। पटना पहुंचने पर पारस का जोरदार स्वागत हुआ। पटना में एलजेपी के दफ्तर के बाहर कई होर्डिंग्स भी टंगे नजर आए, जिसमें पारस को संसदीय दल का नेता बनाने की बधाई दी गई थी। दिल्ली में सियासी जंग का शंखनाद करने के बाद पटना पहुंचे पारस ने एक दिन के बाद यानी गुरुवार को एलजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पारस गुट की तरफ से बनाए गए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह भी होंगे। ये बैठक सूरजभान के घर पर ही होगी और कल ही एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। भले ही चिराग के समर्थक अपने तरीके से विरोध जता रहे हों, लेकिन इस बैठक में क्या होने वाला है, इसके संकेत पारस ने दिल्ली में ही दे दिए थे। हारा हुआ जुआरी जो होता है ना, वो जैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुनाव में जो उम्मीदवार हार गया, कहता है बूथ कैप्चरिंग हो गया, बक्सा लेके भाग गया, काउंटिंग एजेंट बेईमानी कर लिया, चुनाव आयोग को फैक्स करो, रिकाउंटिंग कराओ। तो वही चीज कल हुआ है। वो हारा हुआ जुआरी का ये लक्षण है। एक तरफ चाचा पारस के तेवर हैं तो दूसरी तरफ भतीजे चिराग की सफाई। चिराग अपने चाचा के फैसलों को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा अभी भी सहमित है। चिराग को अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए कानूनी दांव पेच के साथ साथ सियासी जंग भी जीतना होगा, लेकिन एलजेपी पर किसका कब्जा होगा, इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर गर्भवती महिलाओं के लिए घातक साबित हुई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश में मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR की एक स्टडी में यह खुलासा हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर में गर्भवती और हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाएं कोरोना की ज्यादा शिकार हुई। ICMR ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कुल 1530 महिलाओं पर यह रिसर्च की और पाया कि दूसरी लहर ऐसी महिलाओं पर भारी पड़ी, क्योंकि पहली लहर में इन महिलाओं में कोरोना के लक्षण वाले केस 14% से ज्यादा थे, लेकिन दूसरी लहर में ये मामले बढ़कर लगभग 29% हो गए। पहली लहर में जहां मृत्यु दर 0.7% थी, दूसरी लहर में 5.7% तक जा पहुंची। यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने अगले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से समझौता करने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन का नुकसान तो हमने पिछले समय झेला है। किस हालत में हम आए ये सबने देखा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टाल दिया। अब अदालत 2 जुलाई को यह तय करेगी कि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में थरूर पर केस चलेगा या नहीं। झारखंड के लोहरदगा में 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन लोगों के पास से कई हथियार भी बरामद किए। पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या घटते ही 2 महीनों के बाद देश भर की ऐतिहासिक इमारतें खोल दी गईं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने के लिए सैलानियों के वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान पर्यटकों ने वहां कोरोना नियमों का भी पूरी तरह पालन किया। फर्स्ट डे था, कम थे, सोचे कि अच्छा से दीदार हो जाएगा और थोड़ा प्रिकॉशन भी रहेगा ज्यादा, क्योंकि भीड़ नहीं रहेगी। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, लेकिन उससे पहले वहां बड़े पैमाने पर साफ सफाई की गई। दिल्ली में भी पाबंदी हटने के बाद सैलानी ऐतिहासिक इमारतों का रुख करने लगे। बिना कुतुब मीनार, बिना इंडिया गेट देखे हमारा ट्रिप तो इनकम्प्लीट ही रहता। यूपी के चित्रकूट में 9 से 13 जुलाई तक आरएसएस की बैठक होगी, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों, कोरोना और पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने गांव में छापा मार कर शराब बनाने वाले एक ठिकाने को तबाह कर दिया। पुलिस को इस ठिकाने से कच्ची शराब बनाने का सामान बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसे बर्बाद कर दिया। हालांकि कच्ची शराब बनाने वाले पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। पंजाब के मोहाली में पक्की नौकरी और वेतन बढ़ाने की मांग पर टीचरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे इन टीचरों ने शिक्षा विभाग को अपनी मांगें पूरी करने के लिए समय सीमा दे दी।
लेकिन जब विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो एक महिला टीचर ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद आनन फानन में दूसरे टीचरों ने उसे गोद में उठाया और पास खड़ी एक एम्बुलेंस की तरफ दौड़ पड़े। उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन हंगामा यहीं नहीं थमा। प्रदर्शन कर रहे कुछ टीचर तो शिक्षा विभाग के दफ्तर की छत पर चढ़ गए और वहां से नीचे कूदकर अपनी जान देने की धमकी देने लगे। बाद में वहां मौजूद पुलिस के समझाने पर वो लोग किसी तरह नीचे उतरे। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने विभाग के दफ्तर के बाहर जमीन पर बैठकर धरना भी दिया। उन्होंने काफी देर तक वहां सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर रखे थे। राजस्थान के आमरे में एक आदमी कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, कुएं में गिरे आदमी को बाहर निकाला। बताया गया कि आदमी शराब के नशे में कुएं में गिर गया, जिसे निकालने के लिए सिविल डिफेंस और पुलिस ने अपनी टीम के एक आदमी को रस्सी के सहारे कुएं में भेजा, जिसके बाद कुएं में गिरे आदमी को रस्सियों के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमेरिका की कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी IBM का बनाया पानी का रोबोटिक जहाज इंग्लैंड के प्लिमथ से अमेरिका के मैसाचुसेट्स तक के ऐतिहासिक सफर पर रवाना हो गया। अगर सब ठीक रहा तो यह पहली बार होगा जब बिना कप्तान वाला दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक महासागर पार करेगा। जिसकी सामने आई तस्वीरों में 50 फीट लंबा जहाज समंदर पर तेजी से आगे बढ़ता दिखा। दिखने में मेफ्लावर जहाज पानी के आम जहाजों से बिल्कुल अलग नजर आया। एक बार को ऐसा लगा जैसे हवाई जहाज पानी में उतर गया। $13 लाख यानी भारतीय रुपयों में 9.5 करोड़ से भी ज्यादा का ये जहाज यूं ही किसी आम सफर पर नहीं निकला है, बल्कि ये ऐसे आधुनिक उपकरणों से लैस है जो समंदर की तबीयत का अंदाजा लगाएंगे। बताया गया कि पानी के इस जहाज की जीभ भी है जो समंदर के पानी के केमिकल को चखेगी, और इसके कान भी हैं जो व्हेल और डॉल्फिन की आवाज भी सुनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वाले इस रोबोटिक जहाज में कैमरा और रेडार भी लगा है। राजस्थान में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। खबर है कि सचिन पायलट को पार्टी आलाकमान की तरफ से बड़ा ऑफर मिला है, जिस पर पायलट का कोई जवाब नहीं आया है। सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर लौटे थे। राजस्थान कांग्रेस में बगावत पार्ट 2 से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने बागी तेवर अपनाए हुए सचिन पायलट के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसके बाद राजस्थान की सरकार में बदलाव हो सकता है। यानी ये ऑफर सचिन पायलट को मनाने के लिए है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इसके बाद राजस्थान की सियासत में मचा तूफान खत्म हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के सामने जो ऑफर रखा गया है उस पर अंतिम फैसला होने तक कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में सरकार और संगठन को लेकर जारी सियासी संकट को रोकने के लिए कांग्रेस ने सचिन पायलट को फाइनल ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नाराज पायलट को मनाने के लिए उनके समर्थकों को राजस्थान सरकार में जगह दी जाएगी। वहीं पायलट को भी 2 अहम पदों का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद देने के लिए राजी है, जबकि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के लिए 5 से 6 मंत्रियों की मांग की थी। साथ ही सचिन पायलट को महासचिव बनाने का ऑफर दिया गया है। महासचिव के साथ पायलट को किसी राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी पार्टी तैयार है। राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद के साथ अपने लिए महासचिव और राज्य का प्रभारी बनाने का ऑफर मिलने के बाद 6 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले पायलट कांग्रेस आला कमान से मिले बिना राजस्थान वापस लौट गए। खबर है कि सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों के लिए 5 से 6 मंत्री पद चाहते हैं, जबकि आलाकमान 3 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे आलाकमान और अशोक गहलोत का तर्क ये है कि सरकार बचाने के लिए जो 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए थे और 10 से 12 निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं, उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देनी है ताकि सत्ता का संतुलन और समीकरण बना रहे। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक 3 से ज्यादा विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा बोर्ड और निगम के चेयरमैन का पद भी एक बड़ी पेंच है, जिसमें सचिन पायलट आधे की हिस्सेदारी चाहते हैं, जबकि अशोक गहलोत इसके लिए कतई तैयार नहीं। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश ये है कि पार्टी और सरकार दोनों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसीलिए खबर है कि पायलट गुट की नाराजगी दूर करने के लिए 3 मंत्री पद के अलावा निगम और बोर्ड में सचिन समर्थक विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। निगम और बोर्ड में कोई संख्या तय नहीं की जा सकती। हालांकि सचिन पायलट राजस्थान में निगम और बोर्ड के खाली पड़े लगभग 40 पदों में से आधे या कम से कम 15 पर अपने लोगों की नियुक्ति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयार हैं और न ही पार्टी। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि फिर भी पायलट के कुछ समर्थकों को निगम और बोर्ड में जगह जरूर दी जाएगी।
लेकिन कितने पद पायलट समर्थकों के हिस्से में जाएंगे ये अभी तय नहीं है। वहीं राजस्थान में जारी इस सियासी घमासान को लेकर पायलट गुट के विधायक और विपक्ष दोनों सवाल उठा रहे हैं। हमारे कलयुग के आज के भगवान अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के। हमारी डिमांड है और हमारी आस्था है कांग्रेस में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में बात कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विपक्ष में नहीं बात कर रहे। अब तो कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो है दोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनकी खुद की नीति, व्यवहार और आचरण में, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। सचिन पायलट को जो ऑफर पार्टी की ओर से मिला है, अगर वो उस पर राजी हो जाते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। लेकिन आला कमान ने इस बार साफ कर दिया है कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ही पार्टी के नंबर 1 नेता हैं। सचिन पायलट राजस्थान में पार्टी का भविष्य हैं, इसलिए वर्तमान और भविष्य दोनों को समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। राजस्थान की सियासत में वर्चस्व की लड़ाई का यह दूसरा दौर है, लेकिन इस बार हालात एकदम अलग हैं। पिछली बार सचिन पायलट के पास समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए आला कमान भी दबाव में था। इस बार न सिर्फ उनके समर्थक विधायकों की संख्या कम हुई है, बल्कि सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक तो पाला बदलकर अशोक गहलोत के खेमे में चले गए हैं। यही वजह है कि मौका देखकर अशोक गहलोत ने बीएसपी के विधायकों को आगे कर दिया, जो सचिन पायलट पर लगातार हमला कर रहे हैं। सचिन पायलट की ताकत कमजोर हुई है और यही वजह है कि आला कमान से फाइनल ऑफर मिलने के बाद पशुपेश में पड़े सचिन बिना कुछ बोले ही जयपुर रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के रतलाम से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच इस कदर लाठियां चली कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे। जो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए वो एक ही परिवार के सदस्य बताए गए। लेकिन जब बात जमीन की आई तो वहां उनके लिए परिवार की परिभाषा के मायने पूरी तरह बदल गए। घर का झगड़ा सड़क पर आ गया और उन लोगों का परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठियां बरसाई जाने लगी, इस बात की परवाह किए बिना कि किसी की जान भी जा सकती है। इस मारपीट में वहां बुजुर्ग से लेकर घर की महिलाएं भी शामिल दिखी। ये सब देखकर मकान की छत पर मौजूद बच्चों की चीख निकल गई। मामला बढ़ा तो पुलिस ने भरोसा दिया कि मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर इतना गुस्सा निकाला कि मारपीट के दौरान 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बड़ी खबर दिल्ली से। एम्स अस्पताल की कन्वर्जन ब्लॉक की 9वीं मंजिल पर रात के करीब 10:30 बजे आग लगी, जिसके बाद यह आग तेजी से फैली, जिससे ऊंची लपटें दूर से नजर आई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 22 गाड़ियां वहां पहुंची और इस आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि जहां पर आग लगी वहां मरीजों के वार्ड नहीं थे, बल्कि लैब है। उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक मालगाड़ी के साथ हुए हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। बताया गया कि मेक्सिको के सैन इसिद्रो में ये ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। जहां से सामने आई तस्वीरों में पटरी के दोनों तरफ पलटे ट्रेन के डिब्बों के परखचे उड़े नजर आए। करीब 12 डिब्बों वाली इस मालगाड़ी के साथ ऐसी जगह हादसा हुआ जहां आसपास घनी आबादी है, जिसकी वजह से ट्रेन के कुछ डिब्बे तो मकानों के अंदर घुसे दिखे, तो वहीं कुछ डिब्बे पास के मैदान में पलटे नजर आए। सूचना मिलते ही बचाव कर्मी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, जिसके बाद हादसे की जांच के मद्देनजर इलाके को सील कर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में रेलवे ट्रैक के चारों ओर मलबा ही मलबा नजर आया, जिसको हटाने का काम अब भी जारी है। दिल्ली की नागलोई सब्जी मंडी से डरावने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आग में 10 दुकानें जलकर राख हुई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लपटों ने एक-एक कर वहां मौजूद 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक दुकान के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल भी आग में स्वाहा होती दिखी। वो तो रात का वक्त था, नहीं तो कोई लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई। दिल्ली दंगों के 3 आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली जमानत के अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को मिली जमानत पर सख्त एतराज जताया और यह दावा किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने का फैसला तथ्यों के आधार पर नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया नैरेटिव के आधार पर आरोपियों को जमानत दी गई। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि हाईकोर्ट का आदेश आतंकवाद से जुड़े कई मामलों पर असर डाल सकता है।
हाईकोर्ट ने पुलिस के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला नहीं बनता। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आरोपियों को अभी तक रिहा नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कुछ तथ्य मांगे। ऐतिहासिक स्मारकों को पर्यटन के लिए खोल दिया गया। दिल्ली समेत देश भर में एएसआई के स्मारक खोल दिए गए। इस दौरान राजधानी में कुतुब मीनार और दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचे। हमें खुशी है कि अब दोबारा से खुल गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। कोरोना के खतरे की वजह से दिल्ली में पार्क अभी तक नहीं खोले गए हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इसी के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल लोधी गार्डन के बाहर कुछ लोगों के साथ जुटे। पार्क अभी तक बंद है और उसी के विरोध में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी ने अनलॉक में ज्यादातर जगहें खोलने और पार्क बंद रखने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। जहाँ उनको वोट बैंक दिखाई देता है वहाँ वो कोविड की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, पर जहाँ उनको लगता है भी थोड़े लोग आते हैं पार्क में, क्या फर्क पड़ता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पकड़ लिया। कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक बच्ची को तेंदुए ने मार दिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नाग और नागिन के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वेस्टइंडीज के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल समेत 7 बड़े खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। स्टीव स्मिथ को चोट की वजह से आराम दिया गया, जबकि बाकी 7 खिलाड़ियों ने अलग अलग वजहों से अपना नाम वापस ले लिया था। पंजाब के नेता इन दोनों एक ऐसे आदमी से परेशान हैं जो खुद को प्रशांत किशोर बताता है। दावा किया जा रहा है कि ये नेताओं को फोन कर उन्हें टिकट दिलाने के नाम पर मोटी रकम मांग रहा है। पंजाब में एक नकली प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेताओं की नाक में दम किया हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की आवाज निकालने वाला शख्स कांग्रेस नेताओं को फोन करता है और वह अगले विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाने की एवज में मोटी रकम की मांग करता है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधायकों को भड़का भी रहा है। बताया जा रहा है कि यह विधायकों को कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयान देने को भी कहता है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस समय पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार हैं। बीते एक हफ्ते में एक शख्स पीके की आवाज में लुधियाना के कांग्रेस नेताओं को फोन कर रहा है। जनप्रतिनिधियों को फोन करके ये शख्स खुद को पीके बताता है। नेताओं से कहता है कि पैसे देने पर वो विधानसभा टिकट दिला देगा। साथ ही वो कांग्रेस नेताओं को आला कमान से कैप्टन की शिकायत करने के लिए भी उकसा रहा है। प्रशांत किशोर के नाम पर ठगी का ये मामला हैरान करने वाला है। लुधियाना पुलिस के मुताबिक कॉल करने वाले गिरोह के सदस्य नेताओं को फोन कर ठगी भी कर रहे हैं। वो नेताओं को ये लालच भी दे रहे हैं कि अगर वो नकली प्रशांत किशोर की बात को मानेंगे तो न केवल उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगी, बल्कि पार्टी हाईकमान से बात कर सरकार बनाने के बाद उन्हें संगठन और सरकार में ऊंचा ओहदा भी दिया जाएगा। अब पुलिस ने इस गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। लुधियाना पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दिल्ली रोड पर शेरपुर चौकी के आसपास सक्रिय है। ठगी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत पुलिस ने गिरोह पर केस दर्ज कर लिया है। लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 6 में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पंजाब में पहले ही सियासी कलह मची हुई है। सिद्धू और कैप्टन खेमे के बीच एक दूसरे से ऊपर दिखाई देने की होड़ मची हुई है, लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सियासी लड़ाई में ठगों के गिरोह भी इस तरीके से सक्रिय हो जाएंगे। कोरोना की वजह से पिछले साल अमेरिका में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाले राज्य कैलिफोर्निया में 15 महीने बाद लगभग सभी पाबंदियां हटा ली गईं। अब वहां लोग बार, नाइट क्लब और रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना मस्ती कर सकते हैं। यहां तक कि कई जगहों पर वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मास्क पहनने से भी छूट होगी। यही वजह रही कि कैलिफोर्निया के गवर्नर खुद एक थीम पार्क में लोगों की भीड़ के बीच बिना मास्क लगाए पहुंचे और राज्य के अनलॉक होने की खुशी मनाते नजर आए। वहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को इनाम भी दिया। डिज्नीलैंड ने भी कैलिफोर्निया से बाहर के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और मास्क लगाने के नियम को भी वापस ले लिया। इसके बाद तो वहां लोगों का तांता लग गया। एक जिम से सामने आई तस्वीरों में भी लोग कोरोना काल से पहले की तरह कसरत करते दिखे। ऐसा अरसे बाद हुआ जब बिना मास्क पहने भी लोग बिल्कुल बेखौफ नजर आए। राजस्थान के 12 से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया और सैलाब की तरह बहने लगा। ऐसा लगा जैसे सड़क किसी पहाड़ी नदी में बदल गई हो। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। एक सड़क में तो बारिश का पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे देख लोग सहम गए। ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ बहा ले जाएगा।
सड़क पर उतरा ये सैलाब घरों के बाहर रखा सामान भी साथ बहा ले गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में मिली 21 दिनों की एक बच्ची की परवरिश का पूरा खर्च योगी सरकार उठाएगी। ये बच्ची 2 दिन पहले लकड़ी के बक्से में एक नाव चलाने वाले को मिली थी, जिसकी जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि राज्य सरकार इस बच्ची का लालन पालन खुद करेगी और इसका सारा खर्च भी उठाएगी। बालिका के संपूर्ण जीवन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। बताया गया कि ये बच्ची जब मिली थी उस वक्त उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन सही समय पर इलाज मिलने की वजह से वो अब खतरे से बाहर है। अभी थोड़ी सी स्टेबल है बच्ची। हमारे जो पीडियाट्रिशियन हैं वो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। बच्ची की परवरिश के साथ ही योगी सरकार ने उस नाव चलाने वाले के लिए बड़ा ऐलान किया जिसने उसकी जान बचाई। उसे एक सरकारी घर के अलावा कई दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। सचिन तेंदुलकर ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलते हुए टीम इंडिया का ध्यान केवल खेल पर होना चाहिए। Yes, we haven't had enough match practice. New Zealand have had the best preparation possibly, 2 test series before this game. But that's how the game is. So we have to accept what has come our way, and we've prepared to the best of our ability. So I would focus on what one needs to do in the next step, and not worry about what people are thinking or that. Because I don't think that's true. That's right. आंधी और बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मानसून के दस्तक देते ही प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदल गया, जिसकी अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई। मथुरा में भी जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया। वहीं आंधी की वजह से बिजली सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा। कुछ ऐसे ही हालात हाथरस में भी नजर आए। वहां तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ टूट गए। सामने आई एक तस्वीर में एक पेड़ मंदिर के ऊपर गिरा दिखा। इस हादसे में मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। 3 मंदिरों पे पेड़ गिराए और 3 मंदिर टूट गए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी उफान पर आ गई और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। कुशीनगर से तो डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बारिश के बाद नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से आसपास के कई इलाके पानी से घिर गए। सामने आई एक तस्वीर में तो कुछ लोग तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में लकड़ी के बॉक्स में मिली नवजात बच्ची की देखभाल योगी सरकार करेगी। ये नवजात बच्ची गंगा नदी में एक संदूक में मिली थी। गंगा नदी में बहते एक संदूक में एक नवजात बच्ची मिली है। ये मामला गाजीपुर का है, जहां एक नाविक को गंगा नदी में बहते एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसने जब इस लकड़ी के बक्से को खोला तो उसमें कपड़ों में लिपटी हुई एक बच्ची मिली। इस बच्ची की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक पहुंची तो राज्य सरकार ने इसके पालन पोषण का पूरा जिम्मा उठा लिया। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी के एक घाट पर बहता हुआ लकड़ी का बक्सा किनारे के पास आकर रुक गया। वहां मौजूद लोगों को बक्से में कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक नाविक ने हिम्मत जुटाकर लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला और जैसे ही उसे खोला गया वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी। हम लोग कोई दिक्कत नहीं। बक्से में एक नवजात बच्ची कितना सुंदर ले चलिए भैया, ले चलिए आप। महज 21 दिन की बच्ची गंगा जिस बक्से में मिली उसमें देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। बच्ची देवी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी में लिपटी थी और उसके साथ उसकी कुंडली भी रखी गई थी, जिसमें उसका नाम गंगा लिखा था और जन्म की तारीख 25 मई लिखी हुई थी। नाविक उस बच्ची को अपने घर ले गया। हम लोग को ये विचार है कि हम लोग को कोतवाली के सब काम कराकर कचहरी से कराकर उसको हम लोग अपने पास रखेंगे। आखिर बच्चे किसी और का है, आप लोग क्यों पालना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग को गंगा जी दे दी है और कोई नहीं दिया है। गंगा जी के पास मिला है। अगर उसको थोड़ी देर नहीं देखे होते तो कुकुर नोच डालता है, कोई नोच डालता है। तो हम लोग को गंगा जी ने ही आगाह किया है ना कि हाँ यहाँ बच्ची है। नाविक बच्ची को खुद पालना चाहता था, लेकिन गंगा नदी में बच्ची मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर पुलिस ने बच्ची को कब्जे में ले लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची की हालत सुरक्षित बताई गई। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, और ऐसा ही कुछ गंगा नाम की इस बच्ची के साथ हुआ। क्योंकि जब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी मिली तो न सिर्फ राज्य सरकार ने इसका पूरा जिम्मा उठा लिया, बल्कि उसको कोई और तरह की तकलीफ ना हो इसके लिए जिलाधिकारी समेत सभी संबंधित विभागों को इसकी मदद के निर्देश दे दिए गए। साथ ही जब अस्पताल से ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसे बाल विकास केंद्र भेज दिया जाएगा। बालिका के संपूर्ण जीवन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए
मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। अभी वो CWC की देखरेख में है। जिला चिकित्सालय में बालिका का इलाज चल रहा है। हमारे जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी वहां जाकर के देखे हैं। जिस नाविक को बच्ची मिली उसे भी राज्य सरकार नहीं भूली और एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए नाविक को सरकार ने मकान और जरूरी सुविधाएं देने का ऐलान किया। देश के कई हिस्सों में अब भी लड़कियों के पैदा होने की खुशियां नहीं मनाई जाती, बल्कि उनसे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढे जाते हैं और गंगा के साथ भी कुछ ऐसे ही होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि जिस तरह उसके साथ उसकी कुंडली और भगवान की कुछ तस्वीरें मिली, उन्हें देखकर ये लगता है कि बच्ची को छोड़ने वाला यही चाहता था कि गंगा को जल्द ही अच्छा जीवन मिल जाए। राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद पर उठे विवाद के मुद्दे पर मुंबई में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद में हुई कथित गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे, लेकिन इससे बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने शिवसेना के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच बड़ी तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों तरफ के लोग आपस में ही भिड़ गए। बड़ी तादाद में मौजूद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर लिया। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की भी हुई। शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी पर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया और पलटवार की चेतावनी दी। मैसेज मिला कि सेना भवन के ऊपर कोई हल्ला करने आ रहे, निदर्शन करने आ रहे, तो हम लोग सारे शिवसैनिक यहाँ इकट्ठा हो गए। हालात खराब होते देख बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और हंगामा शांत करने की कोशिश शुरू की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। शिवसैनिक आ गए, हमारे लोगों को मारने लगे। इस हंगामे की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। बाद में किसी तरह पुलिस ने सड़क को खाली करवाया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।